तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन आईएएस का ये थर्ड टेस्ट है। मोस्टली पॉलिटी का ही इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो चलो 1 घंटे में खत्म करने का ट्राई करते हैं। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट का डेफिनेशन पूछ रहा है। यूनियन पार्लियामेंट इज अ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आता है। नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज वर्किंग फॉर द स्टेट, हाँ। अ प्राइवेट एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह वो भी उसी के अंदर आते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई काम कर रहा है तो उसको भी स्टेट का ही काम कर रहा है तो वो भी स्टेट के अंदर ही आता है। और इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये तो ऑब्वियसली स्टेट के अंदर आते हैं, पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटीज हो, डिप्टी बोर्ड्स हो। आंसर इसका 1 2 3 4 5 है। तो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। With reference to the rights provided under Article 19 of the Constitution, which of the following statements is correct? तो टोटल 6 राइट है। These 6 rights are protected against only state action and not private individuals. हाँ, ये लिमिटिंग पावर्स ऑफ द स्टेट है ना, फंडामेंटल राइट्स वाला। तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल्स वहाँ पे आप एसोसिएशन आप नहीं कर सकते वगैरह। स्टेट को दायने में स्टेट को बोलते हैं कि नहीं आप उनको नहीं करने को बोल सकते हो बोल के। तो इट इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज करेक्ट। द सेकंड ऑप्शन, दीज राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड द फॉरेनर्स। फॉरेनर्स का नहीं है यार, इट्स नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स एज वेल एज लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज। हाँ, कंपनीज कॉर्पोरेशंस को हो सकता है लेकिन फॉरेनर्स को नहीं। नहीं तो सेकंड वाला निकाल दो, ऑप्शन बचेगा सिर्फ एक। कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट में वोटिंग के बारे में कहीं लिखा नहीं है। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन ना होता तो लीगल राइट बन जाता था, लेकिन अगर दोनों दिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनेगा क्योंकि इट इज गिवन इन आर्टिकल 326। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और उसके बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन बताता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है सिर्फ प्रोसीजरल करेक्टनेस उतना ही सोच सकता है, जो कि गलत है। वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये बहुत ही वाइडर स्कोप है, इट हैज़ अ वाइड स्कोप। मतलब वो प्रोसीजर भी चेक कर सकता है, वो फेयरनेस भी चेक कर सकता है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। लेकिन जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो सिर्फ प्रोसीजर देखेगा, लॉ का प्रोसीजर, बाकी नहीं देखेगा, फेयरनेस वेयरनेस वगैरह नहीं देखेगा। तो अगर उस हिसाब से जाएंगे तो पहला वाला जो है ये भी गलत है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फेयरनेस का भी देखेगा। दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिर्फ प्रोसीजरल करेक्टनेस है लेकिन फेयरनेस ऑफ द लॉ नहीं है। तो दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। और थर्ड ऑप्शन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अगेंस्ट ड्यू, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का समर्थन है, ना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट होता है, तो उल्टा दे दिया है। तो ये भी गलत है, तीनों गलत है, इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन बन गया हमारा 4। चलो फिफ्थ क्वेश्चन को चलते हैं। Overweight male cabin crew are allowed to get promotion in Air India, but women colleagues who gain weight are penalized. मोटे औरतों को एयर होस्टेस बनने के लिए पिनलाइज करते हैं। हाँ, आंखों के देखने के लिए वगैरह क्या क्या नहीं करते वो लोग।
तो फंडामेंटल राइट का कौन सा वायलेशन पूछ रहा है इसमें? तो जरा सर फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो इक्वालिटी हो गया है ना, मतलब मेन और वुमेन दिया है तो ऑब्वियसली जेंडर आता है, और अगर जेंडर आ गया तो इक्वालिटी, इक्वालिटी में आर्टिकल 16 इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट के टाइम हिसाब से। तो लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? फिर से एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पूछ, नहीं इस बार एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पूछा है, वहां पे इक्वालिटी के बारे में था। तो एक्सप्लॉयटेशन कौन से हैं इसमें? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दिस दिस कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 अबॉलिशन ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी, ये तो इक्वालिटी में आता है, ये आर्टिकल 17 है, तो ये तो नहीं है। और अगर बस दो ही निकाल दिए तो तीनों ऑप्शन चले जाएंगे और बचेगा ए और सी। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में दिया है, स्टेटमेंट्स दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स। ये जो फंडामेंटल राइट है, इसको स्टेट पुलिस फोर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, हाँ, तो पार्लियामेंट कैन, बट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट। स्टेट लेजिस्लेचर के पास उतना उसके पास वो दायरा नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स अब्रिज कर सके स्टेट पुलिस फोर्सेस के। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे तो एनी लॉ रेस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रोवर्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये भी सही है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का कहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह पहले से ही निकाल दिया जाता है उनको, ना कि वो कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनको बस वो जो रूल्स के हिसाब से ही काम करना रहता है। तो दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन 7th क्वेश्चन आंसर इज ओनली 2। लेट्स गो टू द 8th क्वेश्चन। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे एजुकेशन के हिसाब से है, एजुकेशन। तो वो आर्टिकल 45 को निकाल के फिर से उसको आर्टिकल 21A में, वो कहानी तो पता होगा ना, ये सेम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इट मेड चेंजेस टू फंडामेंटल राइट्स, दिख रहा है आर्टिकल 21 में। इट मेड चेंजेस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यस, आर्टिकल 45। एंड देन प्रियम्बल, अरे नहीं, प्रियम्बल का तो सिर्फ इट वाज ओनली चेंज्ड वंस, तो इसका आंसर तो सिर्फ 1 और 2 होगा, ऑप्शन सी, 8th वाला। तो चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वन। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, नहीं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, हाँ। और वैसे एक बात याद रखना, जब भी दो स्टेटमेंट दिया रहता है यूपीएससी एग्जाम में, जैसे कि एक स्टेटमेंट यस बोलता है उसी के लेकर और दूसरा ऑप्शन नो बोलता है, तो हमेशा ये या ये, इन दोनों में ही कोई आंसर होता है, दूसरा नहीं। तो उस हिसाब से अगर वन वन है दो नहीं है, वैसे ही देख लिए ना, मतलब वन नहीं है दो है, तो वन नहीं है और दो है, बी और डी बच जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट। सिंपल की डेफिनेशन है, डीपीएसपी का मीनिंग ही वही है, तो ऑफ कोर्स इट इज आंसर डी। तो लेट्स गो टू द 10th क्वेश्चन। इन कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, ये पॉलिटिकल थ्योरी रिगार्डिंग हार्म प्रिंसिपल पूछ रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज हार्म प्रिंसिपल? हार्म प्रिंसिपल माने, let's say you are do you harm principle में you can do anything,
आपके रहने में, दायरे में। लेकिन ये एक लिमिट होता है, जैसे कि आपको दूसरों को हार्म नहीं करना है, उसके अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपके पास पूरा फ्रीडम होता है, लेकिन दूसरों को आप हार्म नहीं कर सकते। दैट एक्चुअली इज हार्म प्रिंसिपल। ओके, तो लेट्स सी the 10th question. It provides that a government must prevent any physical harm to its citizens as it is responsible to protect the life and property. ये नहीं है, हार्म प्रिंसिपल ये नहीं है। और दूसरा, द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज द रिफ्लेक्शन इन दिस प्रिंसिपल, नहीं, ये भी नहीं है। हार्म प्रिंसिपल तो कंस्ट्रेंट एक्ट करते हैं, और वो भी ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये तो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर चलने गया, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन neither one nor two, डी। तो चलो लेट्स गो टू द 11th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें व्हाट द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पूछ रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो आप इसको संधि विच्छेद कर दो, डेमोक्रेटिक सेपरेट, सोशलिज्म सेपरेट। बस ऐसे समझ लेना कि इंडिया का और रशिया का, हाँ, दोनों को ऐसे मिला देना। ये जो ग्रे कलर का एरिया है उसके बारे में पूछ रहा है, वैसे कर सकता है अगर आपको कुछ पता ना हो तो। तो इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, सही है। यहाँ पे देख लेना, ये रशिया जो है ये वॉर के पहले वाला रशिया। ओके, अभी तो बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं। ओके, तो लेट्स गो बैक टू द ऑप्शन। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। हाँ, सही तो है। ओके, दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इट फॉलोज द आइडियल्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी मतलब यूएस आ गया ना, ये तो कैपिटलिस्ट हो गया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो कैपिटल में नहीं आएगा। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये कैपिटलिज्म हो गया, इसको निकाल दो। और थर्ड ऑप्शन को देखेंगे तो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ये तो डायरेक्ट चाइना का मॉडल हो गया, माओइज्म को बारे में पूछ रहा है, ये भी नहीं है। और फोर्थ वाला इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इन ऑल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट, ये तो प्योर सोशलिज्म हो गया, प्योर सोशलिज्म, ये भी नहीं है। हमको मिक्स ऑफ इंडिया और रशिया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या इंडिया इन द अर्ली फेजेस ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी समझ सकते हो। तो ऑप्शन इज ए, 11th वाला। तो लेट्स गो टू द 12th क्वेश्चन। Consider the following statements. With reference to the Constitution of India, the DPSP constitute limitations upon, वैसे फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशंस अपॉन स्टेट करता है। डीपीएसपी लिमिटेशंस नहीं है, दे आर पॉजिटिव फैक्टर्स, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज बनाने के लिए, तो ये किसी में भी लिमिटेशंस नहीं करता। तो इट हैज टू बी नेदर वन और टू। आंसर इज 12th का डी। तो लेट्स गो टू 13th क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर इक्वालिटी is ensured at several instances. Which of the following is correct? तो फर्स्ट ऑप्शन, fundamental duties ensure for renouncing practices derogatory to the dignity of women. हाँ, obviously ब्रदरहुड, भाईचारा वगैरह वो सब होता है, तो ये हमारा ड्यूटी भी बनता है अच्छी तरह से रहें। वैसे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डीपीएसपी जो है सिक्योर्स इक्वली टू द राइट ऑफ एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये तो आर्टिकल 39 ए में दिया भी है, तो ये भी सही है। और थर्ड वाला, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स हाफ ऑफ द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत, नहीं नहीं, वुमेन इन पंचायत उनका रिजर्वेशन सिर्फ 1/3 है। मतलब लेट्स से देयर आर 99 पीपल, मतलब 99 सीट्स है समझ लो पंचायत में, तो 33 ऑफ देम हैज टू गो टू वुमेन। तो लेट्स गो टू, तो फिर आंसर क्या हुआ, 3 गलत है, एक और 2 सही है, तो आंसर इज ए। ओके, लेट्स गो टू द 14th क्वेश्चन। टू चेरिश एंड फॉलो
The noble ideals that inspired the national struggle for freedom is included under the following provisions of simple fundamental duties. हमारे फ्रीडम फाइटर्स को वगैरह याद रखना है हमें, फंडामेंटल ड्यूटीज में है. सिंपल क्वेश्चन है. चलो लेट्स गो टू द 15th क्वेश्चन. With which principle among the following was added by the DPSP by 42nd Amendment Act? 42nd Amendment Act में कौन सा ऐड किए थे? तो इट्स आंसर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब भी 42nd अमेंडमेंट आ गया, तो एक एक बात याद रखना, उस टाइम पे ना इमरजेंसी चल रहा था, और जब इमरजेंसी चल रहा था तो उनका मानना है कि चार भागों में डीपीएसपी को अमेंडमेंट वगैरह किए थे. पहले चिल्ड्रन का डेवलपमेंट आर्टिकल 39 में, और 39A में लीगल एड टू पुअर, 43A में वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे है, और 48A में एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. तो बस इन चार दायरों में हमें अमेंडमेंट किए थे 42nd अमेंडमेंट with respect to DPSPs. So let's go to the 16th question. With which of the following cases did the Supreme Court of India held that the Indian Constitution is founded on the bedrocks of the balance between fundamental rights and DPSP? Straight away question. मिनर्वा मिल्स केस में 1980 मिनर्वा मिल्स केस में बताया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों ऑलमोस्ट बराबर है. किसी को तोला नहीं जा सकता कि एक बड़ा है एक छोटा है. ओके, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. तो चलो लेट्स गो. तो आंसर क्या हुआ इसका? हाँ, मिनर्वा मिल्स, डी. लेट्स गो टू द 17th क्वेश्चन. With any section of the citizens with a distinct language, culture, have the right to conserve it under Article 29. This is correct. हाँ, they have the right to preserve their culture and language. और फिर second option, admission into any educational institutions maintained by the state, हाँ, cannot be denied on the grounds of language. This is correct. It cannot be denied on the grounds of religion, race, caste, sex, language. Of course, सही है. और फिर थर्ड वाला, cultural and educational rights under part 3 of the constitution are available only to the citizens of India and not to foreigners. हाँ, ये भी सही है. तो इसका 1 2 3 हो जाएगा. एक्चुअली एक एक गलती हो गई. सेकंड में मेंटेन्ड बाय द स्टेट में सेक्स कैन बी अ डिटर्मिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. तो विदाउट सेक्स इट इज जस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. ओके, तो फिर भी ये स्टेटमेंट तो सही है. चलो लेट्स गो टू द 18th क्वेश्चन. इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स और ड्यूटीज. ये एक्चुअली राइट्स एंड ड्यूटीज कोरिलेटिव होते हैं, ये सही है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं. राइट्स आर पर्सनल, हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, एंड ड्यूटीज नहीं. राइट्स पर्सनल नहीं है, सबको भी राइट्स है. राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इम्पोर्टेंट नहीं, ड्यूटीज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना राइट है. ये भी गलत है. ड्यूटीज नॉट राइट्स नहीं, दोनों के दोनों गलत है. जब भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ जाता है ना, तो दोनों गलत ही रहता है, और इक्वालिटी में लेके चलता है. बैलेंस्ड अप्रोच. हमें आंसर भी तो पूरा पॉजिटिव नहीं लिखना है, पूरा नेगेटिव नहीं लिखना है, बैलेंस लिखना रहता है. वैसे ही पूछ रहा है, वो समझ लो. तो चलो 19th क्वेश्चन को चलते हैं. With reference to the fundamental rights mentioned in Part 3 of the Constitution, which of the following was called the heart and soul of the Constitution? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि Constitutional Remedies Article 32. चलो let's go to the 20th question. With reference to International Convent on Economic and Social and Cultural Rights, consider the following statements.
ओके, तो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इंटरनेशनल बोल के पूछ रहा है, तो अगर हमको पता भी नहीं है तो पहला अगर ऑप्शन देखेंगे, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स विच वाज अडॉप्टेड बाय द यूरोपियन काउंसिल। एक बात बताओ, अगर यूरोपियन काउंसिल बोल के नाम है और ये इंटरनेशनल है, तो काहे मैच नहीं हो जाएगा ना यहाँ पे। तो हम उस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं, और अगर हम एक निकाल दिए तो बचा 2 और 3। India is a party to the treaty, yes, and it is a part of International Bill of Human Rights। हाँ, बस नाम से ही हम पता चल जा सकता है। एक्चुअली यूएनजीए का है, यूरोपियन काउंसिल का नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूएनजी। लेट्स गो टू द 21st क्वेश्चन। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन। वेलफेयर स्टेट कहाँ पे है? डीपीएसपी में, प्रियम्बल में वगैरह नहीं, डीपीएसपी में। आइडियल स्टेट करना है, यूसीसी करना है वगैरह। नेशन इन मेकिंग, आइडियल स्टेट वुड बी ए नेशन इन मेकिंग, वैसे समझ लो। चलो, लेट्स गो टू 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन इज पूछ रहा है बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहला ऑप्शन अगर देखें तो ऑल द राइट्स एन इंडिविजुअल शुड हैव। ऑल द राइट्स गलत है भाई। सेकेंड ऑप्शन देखें तो ऑल द राइट्स गिवन टू सिटीजन्स बाय लॉ। ऑल नहीं, बस इतने सारे लॉज है, उनमें से सिर्फ एक पार्ट फंडामेंटल राइट है, बाकी का पूरा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहला और दूसरा गलत है। तो चलो तीसरा देखते हैं। द राइट्स गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ऑलमोस्ट सही है, लेकिन चौथा भी देखते हैं। द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, दैट कैन नेवर बी रिस्ट्रिक्टेड, दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। डीपीएसपी को अगर कोई अच्छा है फंडामेंटल राइट्स को, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रॉपर्टी को निकाल दिया, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। तो ये भी गलत है, आंसर इज सी। चलो 23rd क्वेश्चन को चलते हैं। 23rd क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इक्वालिटी प्रोवाइडेड टू द पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इक्वालिटी के बारे में पूछ रहा है। तो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि सही है। और फिर ओनली द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रियम्बल एंड नॉट द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ऐसे कैसे यार? प्रियम्बल में तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बोल के पढ़े है ना, बाहर होना चाहिए ना प्रियम्बल। तो ये तो सरासर गलत है, आंसर इसका ये हो गया। चलो 24th क्वेश्चन को चलते हैं। तो which of the following is or are among the fundamental duties of the citizens laid down in the Indian Constitution? ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है, 51A के बारे में पूछ रहा है। हमको बस 51A के बारे में एक बार पढ़ना है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करना है, जी हाँ। तो आंसर ए सी डी में। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, भाईचारा वगैरह बताया है, लेकिन वीकर सेक्शंस वगैरह कहाँ पे डिफाइन किया है? नहीं, इसको फिलहाल साइड में रखते हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हाँ साइंटिस्ट बनो सब, वो भी। और फोर्थ वाला टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल द स्पीयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, यस। तो 1, 3, 4 वीकर सेक्शंस नहीं दिया है यार फंडामेंटल ड्यूटीज में, मतलब सिर्फ वीकर सेक्शंस को ही प्रोटेक्ट करना है बोल के नहीं दिया है। तो द ऑप्शन इज सी, 1, 3 and 4। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 25। With regard to provisions regarding preventive detention, which of the statements are incorrect? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नहीं, इट डज नॉट।
ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बोल दिया था ये प्रोसीजरल सेफगार्ड से बियॉन्ड 3 मंथ्स होने के बाद तो उसको हम वायलेटिव बता सकते हैं, लेकिन सरासर सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को वायलेट करता है, ये गलत है। अगर ये गलत हुआ तो इनकरेक्ट पूछा है तो एक होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और डी। सेकंड ऑप्शन, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज 2 मंथ्स, 2 नहीं 3 मंथ्स। और फिर 3 मंथ्स को उसको फिर से हम फिर बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन और वो पहले एक्चुअली 2 मंथ्स था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद ऑफ 1978 उसको 3 मंथ्स कर दिए, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है तो ऑप्शन तो डी हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी गलती होगा। ओनली पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट क्यों, स्टेट भी तो बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मार्शल लॉ में आर्म्ड फोर्सेस भी बना सकते हैं, तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आंसर इसका डी है। Some caste groups previously associated with scavenging are forced to continue with this job. Okay. Those in positions of authority refuse to give them any other job. गलत है यार। Their children are discouraged from pursuing education. Which of their fundamental rights are being violated in this instance? Children are discouraged from pursuing education. Education, तो education एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाएगा, उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और फ्रीडम का भी वायलेशन हो रहा है, इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है, लेकिन कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट्स यहाँ पे वायलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि कल्चरल और एजुकेशन प्रॉपर्टी भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ जॉब है, और फिर कोई अदर जॉब नहीं दे रहा है, तो अगर जॉब नहीं दे रहा है तो आर्टिकल 19 आ जाएगा। और फिर इनडायरेक्टली कास्ट ग्रुप्स का है तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, राइट टू इक्वालिटी। और फिर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए नहीं दे रहे हैं और उनको लोअर क्लास में ही रहेंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 24। तो इसमें कहीं पे भी कल्चरल और एजुकेशनल राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो हम, और प्रॉपर्टी का भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सिर्फ 1 2 3 is correct, that is A. So let's go to question number 27. The DPSP enshrined in the constitution, क्या पूछ रहा है, securing for citizens of India a uniform civil code, UCC को लागू करने के लिए तो है। हाँ, ऑप्शन इतना हो जाएगा, नहीं ये भी देखेंगे। Which of the following DPSPs reflect Gandhian principle? गांधी जी ने कभी यूसीसी के बारे में नहीं बोला है, उन्होंने तो आप ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मतलब सबको अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की छूट दी है उन्होंने, तो यूसीसी गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आता है, तो A1 निकाल दो, तो बच गया 2 और 3। विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। हाँ, सिक्योरिंग ऑल वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आता, सिर्फ पंचायत और प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। ओके, लेट्स गो टू 28th क्वेश्चन। With which of the following is the correct interpretation of cultural and educational rights? Okay, so only children belonging to minority group that has established the educational institution can study there. Only पे ध्यान दो, आंसर गलत है।
Let's go to second question. Government schools must ensure that children of the minority group will be introduced to their belief and culture. गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे इंश्योर करना है? नहीं, ये भी गलत है. गवर्नमेंट स्कूल्स हैव नो राइट टू कि आपको यही बिलीफ और यही कल्चर सिखाना ही है एक ही पर्टिकुलर रिलीजन या एक ही पर्टिकुलर रीजन का. तो ये भी गलत है. थर्ड ऑप्शन, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन, जेनेरिक स्टेटमेंट आ गया, कैन ओपन स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड कीप इट रिजर्व्ड फॉर देम. हाँ, अगर स्टेट का कोई एड नहीं ले रहे हैं तो सही है. और फोर्थ वाला, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन डिमांड, फिर से कैन डिमांड दैट देयर चिल्ड्रन मस्ट नॉट, नेगेशन आ गया, नॉट स्टडी इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट दोज मैनेज्ड बाय देयर ओन कम्युनिटी. ये तो गलत ही है. एक्सट्रीम स्टेटमेंट. ऐसे करने से हमारा यूनिटी होना चाहिए. हम अपना करते हैं, आप अपना कीजिए, वैसा नहीं है. तो चलो लेट्स गो टू 29th क्वेश्चन. ये फिर से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में है. तो इसका आंसर होगा द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज एन अनलिमिटेड राइट. अनलिमिटेड राइट कैसे यार? बहुत बार इसको दायरे में रखा जाता है. गलत है, अनलिमिटेड राइट नहीं है. Second option, it includes the right to persuade other people to convert from one religion to other. Actually, forceful conversion is not allowed. Coercion is not allowed. Allurement is not allowed. इसीलिए तो बहुत सारे लॉज वगैरह आ गए हैं ना यूपी में, एमपी में वगैरह. हम एडिटोरियल में पढ़े होंगे लव जिहाद के बारे में वगैरह. लेकिन हाँ, persuade people to convert from one religion to other by spreading their ideals and all other such things is possible. So two can be there, but these all things allurement, coercion वगैरह नहीं है. और ये भी एक भी नहीं है. एक नहीं है और दो है. तो आंसर इज बी. लेकिन थर्ड वाला ये देखते हैं. स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस कैन गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. नहीं, स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. चलो लेट्स गो टू द 30th क्वेश्चन. फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है. A legislative process has been provided to enforce these duties. There is no legislative process which has been provided. पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और वो लॉ प्रोसेस बना सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है. और दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज. नहीं, वो भी नहीं है. देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन लीगल ड्यूटीज and fundamental duties. तो आंसर इसका neither one nor two. Let's go to 31st question. How does the Constitution of India ensure equality of all religion? Religion के बारे में बहुत पूछ रहा है यार. चलो देखते हैं. Let's go to first option. The government does not levy fee on religious endowments. नहीं यार, गवर्नमेंट does levy fee. It does levy fee. हाँ, टैक्स वगैरह एक ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को नहीं कर सकते, लेकिन इट डज लेवी फी. अभी तमिलनाडु में वगैरह चल रहा है ना टेम्पल, फ्री टेम्पल वगैरह मूवमेंट. तो ऑफ कोर्स इट डज लेवी फी. तो पहला वाला ऑप्शन गलत है. तो बचे ऑप्शन बी और सी. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट. हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे वैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं हमारे नेशन में. और फिर द स्टेट कैनॉट इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स ऑफ द पीपल. नहीं, स्टेट कैन इंटरफियर. पहले तो सती वगैरह होता था, फिर चाइल्ड मैरिज को भी अबॉलिश किया. जैनिज्म में संथाला ट्रेडिशन वगैरह सब. स्टेट कैन, ट्रिपल तलाक, स्टेट कैन इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स. कैनॉट दिया है मतलब गलत है. आंसर सिर्फ 2 है 31 का. ओके तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 32. Habeas corpus is said to free the arrested person if the grounds of arrest are not satisfactory.
दिस इज करेक्ट। हाँ। और मैंडमस इज टू इंस्ट्रक्ट एनी पर्सन टू डू हिज ड्यूटीज, नहीं, इंस्ट्रक्ट एनी पर्सन, पर्सन को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इट हैज टू बी अ डिपार्टमेंट या इट हैज टू बी अ कोर्ट, मैंडमस। तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो बचे ऑप्शन डी और सी। Prohibition is to squash the orders of the lower court if it exceeds beyond jurisdiction, नहीं, ये coercion के जैसे हो जाएगा। ये prohibition ऑर्डर आने के पहले करते हैं, ऑर्डर आने के पहले, आने के बाद नहीं, सॉरी। और फिर क्यू वारंटो इज टू प्रिवेंट और सीजिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस इलीगली बाय अ पर्सन, ये सही है। तो ऑप्शन 1 और 4 सही है क्वेश्चन नंबर 32 का। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 33। With which one of the following categories of fundamental rights incorporate protection against untouchability? Article 17 as a form of discrimination. Right against exploitation. Simple सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। अरे नहीं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी, 23 और 24 आता है, ये आर्टिकल 17 है, और ये राइट टू इक्वलिटी आता है। माय बैड, माय बैड, माय बैड, आई एम रियली सॉरी। एक बार, बहुत बार कंफ्यूज होता है, एक्चुअली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में भी आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, लेट्स गो टू, सेम गलती बहुत बार कंफ्यूज होता है। ओके, लेट्स गो टू 34th क्वेश्चन। तो which of the following steps are taken by the government of India to give effect to the DPSP? तो enactment of CRPC, हाँ जी, DPSP के लिए पासिंग ऑफ जमींदारी एबॉलिशन बिल्स, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी तो फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल राइट्स को, वो सब टसल चल रहा है ना, तो यस। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, सबको बैंकिंग फैसिलिटीज का एडवांटेज मिले, 1965 में वगैरह निकाला था, तो सही है। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, हाँ, ये भी सही है, डीपीएसपीज में भी आता है। और वीकर सेक्शंस का, पहले के क्वेश्चंस में एक्चुअली वीकर सेक्शंस फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता, लेकिन डीपीएसपीज में आता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनैक्टमेंट ऑफ इंडियन पीनल कोड। एक्चुअली इंडियन पीनल कोड जो है, आईपीसी, दिस एनैक्टमेंट हैड कम इन 1860s, ये ब्रिटिश एरा का है। ये पूछ रहा है टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। और फिर एनैक्टमेंट का है, तो गलत ही है, 5 नहीं होना चाहिए, और अगर 5 नहीं होना चाहिए तो बचे सी और ए, और उसमें ए करेक्ट है, तो आंसर इसका ए है, 1 2 3 4 एंड 6। सिक्स्थ वाला ऑप्शन, क्रिएशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ये भी सही है। सबको अच्छी तरह से जस्टिस मिलना चाहिए, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड स्पेशली टू द पुअर, उसके लिए। तो 34th ऑप्शन आंसर इज ए। लेट्स गो टू द 35th question. Which of the following legal provisions give effect to some of the fundamental duties enshrined in the Constitution? Okay. Wildlife Protection Act of 1972, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को एंश्राइन करता है, हाँ। प्रिजर्व अवर हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है बोल के है ना, तो ऑफ कोर्स पहला वाला सही है। मतलब पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू एनैक्ट और एनैक्ट दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, या ये फंडामेंटल ड्यूटीज को दायरे में रखने के लिए पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, दैट इज व्हाट इज सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, फर्स्ट इज करेक्ट। और सेकंड, आरपीए 1951, दिस इज आल्सो करेक्ट। हार्मोनी,
ब्रदरहुड वगैरह सब आ जाता है उसमें। और फिर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, फ्लैग, झंडा, नेशनल एंथम, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी तो फंडामेंटल ड्यूटीज ही है। तो इसका तो आंसर 1 2 3 होना चाहिए 35th का। ओके, तो चलो लेट्स गो टू 36th क्वेश्चन। Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? ये तो राइट टू मैरी तो लाइफ पे आ जाएगा ना, आर्टिकल 21 आ जाएगा इसका आंसर। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 37। At present, there is no provision related to right to property in the Constitution of India. अरे कैसे there is no provision? 300A का भूल गए क्या? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को 300A को ऐड किया था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ लीगल राइट। पहला वाला गलत है। दूसरा वाला देखते हैं, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये फिर इंदिरा गांधी का टाइम हो जाएगा। रिमूव द फंडामेंटल राइट स्टेटस प्रोवाइडेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं। 42nd वाला नहीं, ये तो बहुत पहले रिमूव कर दिया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तभी से टसल चल रहा था जमींदारी का, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। तो ये भी गलत है, आंसर डी है इसका, नहीं तो 1 नॉट 2। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 38। फीचर्स ऑफ टीपीएसपी पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन, द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स which should be adopted by a society, it is correct। or certain rights apart from fundamental rights which should be enjoyed by individuals, हाँ, ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी इन इकोनॉमी एज वेल एज पॉलिटिकल इक्वालिटी वगैरह। तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, सर्टेन इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फेडरलिज्म को डीपीएसपी से कहाँ लेना देना, फेडरलिज्म और डीपीएसपी में कोई मेल तोल नहीं है। थर्ड इज नॉट एन ऑप्शन, और अगर 3 को निकाल दिए तो बचा हमारा डी, 1 2 और 4। फोर्थ ऑप्शन, सर्टेन पॉलिसीज विच शुड बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, हाँ यही तो डीपीएसपी है। तो 1 2 4, 1 2 4, आंसर इज डी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 39। राइट टू प्राइवेसी is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statements? Article 14 and the provisions under Article 42nd Amendment of the Constitution. गलत है। प्राइवेसी तो आर्टिकल 21 में आ जाएगा, राइट टू लाइफ का। आर्टिकल 14 से क्या लेने देना, आर्टिकल 17 भी नहीं है, आर्टिकल 21 है, ये एक्सप्लोटेशन के बारे में आता है, ये भी गलत है। आंसर इसका सी है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 40। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। ओके, फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट्स। ये फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स होता तो सही होता, लेकिन जब ये एनी आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिलहाल साइड में रखेंगे। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, फ्रीडम मींस एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वैसे कैसे यार, रूल्स और रेगुलेशंस के बिना ही तो तानाशाही चलने लग जाएगा। थोड़े बहुत तो रूल्स और रेगुलेशंस होने ही चाहिए, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फ्रीडम इज द अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। वॉट एवर, जो मन में चाहा वो नहीं। आपके फ्रीडम में थोड़ा एम्बिग्यूटी होना चाहिए। अभी किसी को मार दूंगा बोल के सोचे तो वो भी कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो वॉट एवर इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बचेगा फोर्थ वाला, फ्रीडम इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर कैपेबिलिटीज।
हाँ, सही है। वैसे सोचो कि अभी नॉर्थ कोरिया में थोड़े लोग हैं, उनको फ्रीडम, मतलब एक बंदे को डायरेक्टर बन के मूवी बनाना है, बना सकता है क्या? वहाँ पे टीवी ही बैंड है, तो ही कैन नॉट, तो वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। तो वैसे सोच लो, आंसर 40th क्वेश्चन का ऑप्शन डी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 41. Consider the following statements with reference to the concept of liberty. Positive liberty is freedom from external constraints. ये उल्टा दिखाता है। एक्चुअली नेगेटिव लिबर्टी जो है वो फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स है, और पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो फ्रीडम डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी है। मतलब लिबर्टी का जो दायरा है, सोचो कि ये, हाँ ये लिबर्टी है, लिबर्टी का दायरा, तो सोसाइटी कुछ इम्पोज करता है, और अगर आप उससे अफेक्ट हो रहे हो, इम्पोज कर सकता है, तो आपका लिबर्टी खतरे में है। लेकिन इम्पोज करने को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप इन, कोई सोसाइटी कुछ भी कहे, आपको जो कर रहे हो आप कर सकते हो, तो दैट लिबर्टी इज एक्सटर्नल, मतलब वो नेगेटिव लिबर्टी है। और पॉजिटिव लिबर्टी जो है सोसाइटी को मिलके, सोसाइटी के साथ उत्थान होना, तो वो पॉजिटिव लिबर्टी है। समझ गए ना? अगर अभी भी समझ नहीं पाए तो वैसे सोच लो कि नेगेटिव लिबर्टी जो है, अभी अड़ोस पड़ोस के आंटी वगैरह फोर्स करते रहते हैं ना, क्या कर रहा है, जॉब कर लो, यूपीएससी क्यों कर रहा है, ऐसे वैसे। नेगेटिव लिबर्टी, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। और पॉजिटिव लिबर्टी जो है उसको सोसाइटी के साथ आपके पेरेंट्स या कोई एक दो दोस्त जो बहुत ही सपोर्ट करते हैं, वैसे कोरिलेट कर लो, पता चल जाएगा। यहाँ पे इंटरचेंज स्टेटमेंट है, आंसर इसका बी है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? एक्चुअली यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आ गया था, बहुत कंफ्यूजन हो गया था उस टाइम पे, लेकिन इसका आंसर है इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। अगर लॉज ही नहीं होंगे तो लिबर्टी ही नहीं होगा। यूजुअली इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, कि अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप का, यूपीएससी में बहुत बार पूछता भी है, तो जब भी वैसे पूछते हैं तो बस एक याद रखना है कि ये जो है ये कोई कोट हो सकता है, किसी ने तो कोट दिया है। ये कोट एक्चुअली जॉन लॉके ने कोट दिया था, तो आंसर उसका वो होगा। लेकिन वैसे ही एक बार वैसे देखना कि इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, ये ऑप्शन ए में वैसे ये कोट बन सकता है क्या? वैसे अगर कुछ पता नहीं चला तो पहले तो कॉन्सेप्चुअली सोचो। अगर कॉन्सेप्चुअली सारे के सारे ऑप्शन सिमिलर लगने लग गए तो बाद में देखो कि कोई ऑप्शन कोट बन सकता है क्या। अगर कोई ऑप्शन कोट बन रहा है किसी का, मतलब लगता है कि ये कोट हो सकता है, तो वही ऑप्शन है। तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 43. द सिस्टम ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज is the bedrock of a democratic system. People are called political sovereign because they possess the right to vote a government into power or to vote a government out of power. हाँ, this context in this context, universal adult franchise is an example of which of the following concepts. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एफर्मेटिव एक्शन नहीं, एफर्मेटिव में कोई वीकर सेक्शन को चेंज करने के दायरे में लास्ट पेपर में हमने देखा था, तो एफर्मेटिव एक्शन नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, दैट इज सही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है। फ्रीडम ऑफ चॉइस एक व्यक्ति के, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर। इक्वल राइट्स जो है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ है। जो भी 18 प्लस का है, ही हैज द राइट टू वोट, उसका वोटिंग पावर है, लेकिन वो वोटिंग पावर इक्वल है किसी दूसरे
के वोटिंग पावर के राइट्स के साथ, वो भी फिर 18+ का हो तो इट आंसर इज सी. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 44. Unlike Marxists, liberals believe in limited state intervention as well as competition to eliminate inequalities. हाँ, ये सही है. और socialists believe that social, economic and political inequality is linked while liberals believe they are not necessarily linked. हाँ, ये भी सही है. बस ये सोच लेना कि जब भी मार्क्सिस्ट आ गया तो चाइना को सोच लो, और जब भी सोशलिस्ट आ गया रशिया को सोच लो और लिंक कर दो, और लिबरल आ गया तो फ्रांस को सोच लो. फ्रेंच में वो बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वगैरह होते रहते हैं ना, उसको सोच लो और पता मतलब रिलेट कर सकते हो हमारे क्वेश्चन को. बस वैसे ही मजाक के लिए बोल रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑप्शन में ना, बस वैसे ही देखिए, मार्क्सिस्ट में लिबरल्स बिलीव इन लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन. मार्क्सिस्ट चाइना में स्टेट इंटरवेंशन कितना है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है. और सोशलिस्ट में, अब रशिया के ऊपर जाना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इज लिंक्ड. हाँ, इसीलिए तो सोशलिस्ट बोलते हैं ना कि इन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, सब हम ही चलाएंगे. रशिया या सोवियत यूएसएसआर वगैरह नहीं, यूएसएसआर को समझना, वो बहुत सही है. ओके, तो आंसर इसका 44 का both 1 2. Let's go to question number 45. In the context of polity, ये पूछ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी. फिर से लिबर्टी का दायरा. बहुत बार लिबर्टी क्या, उन्हें 4 से 5 क्वेश्चन देख लिए आपने. अभी लिबर्टी का, अभी वो बगल वाले आंटी का क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे ना 2-3 क्वेश्चन पहले. तो आंसर इसका डी है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली विदाउट एनी रेस्ट्रेंट्स. एब्सेंस, अगर ये ऑप्शन न होता तो इसके ऊपर देख लेते थे, लेकिन जब ये भी है और ये भी है तो ये ऑप्शन सही है. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट सही है, लेकिन एक दायरे तक, पूरा का पूरा नहीं. आंसर इसका डी है. चलो लेट्स गो टू 46th क्वेश्चन. प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और एग्जाम्पल. इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय रिसीविंग सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब. इक्वालिटी है, सही है, ऑप्शन तो सही है. तो आंसर इसका 1 2 3 तीनों हो सकता, मतलब बी सी डी हो सकता है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. प्रोपोर्शनल जस्टिस, वुमेन वर्किंग एट नाइट रिक्वायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. ये प्रोपोर्शनल थोड़ी है. प्रोपोर्शनल जस्टिस को हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते. तो दूसरा निकाल दो. बच्चे 1 और 3 या सिर्फ 1. और रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स मतलब दिव्यांग लोग, तो गिविंग मार्क्स अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स मेड इन द एग्जामिनेशन, नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स. ये भी गलत है. 2 और 3. द आंसर टू दिस इज सिर्फ एक, डी. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 47. इसमें अगेन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पूछ रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, लेट्स सी. फर्स्ट ऑप्शन, सोशल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन. ये तो रशिया का हो गया सोशल ओनरशिप, लेकिन साइड में रखेंगे फिलहाल के लिए. मतलब साइड में, मतलब अभी अभी ही राइट है या गलत है हम डिसाइड नहीं करेंगे. अगर सारा का सारा, तीनों के तीनों हमें गलत लगने लगे तो हम इसको देखेंगे. अगर हमको इससे भी कोई अच्छा सा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन मिल गया तो हम उसको जाएंगे. ओके, इसको पहले साइड में रखेंगे. नेक्स्ट, जस्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द सोसाइटी. अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द सोसाइटी, सबको अलोकेट कर रहे हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट.
तो बी इज काइंड ऑफ मोर अप्रोप्रिएट, लेकिन तीसरा भी देखेंगे, पनिशमेंट इन प्रोपोर्शन टू क्राइम, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में नहीं है। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस अमॉन्ग द सिटीजन्स, ये भी नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द सोसाइटी इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में ही क्यों यार, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है। वैसे भी कोरिलेट कर सकते हो ना, तो ये भी निकाल दो, आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, और ड्यूटीज और राइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, फ्रांस का याद कर लेना, ड्यूटीज आर मोर इम्पोर्टेंट एंड राइट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ड्यूटीज। लिबरल्स ना ड्यूटीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, दे ऑलवेज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू राइट्स। जो भी लिबरल्स रहते हैं, फ्रांस वाला देख लो किस्सा, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट का लगा लो, बस मजाक कर रहा हूँ लेकिन वैसे लगा लो, तो ये गलत हो जाएगा वैसे। लेट्स सी द अदर क्वेश्चंस। कंजर्वेटिव्स फोकस ऑन सेंट्रलिटी ऑफ ड्यूटी एंड डिक्राइज द स्ट्रेस ऑन राइट्स। हाँ सही है, सब तरफ देख लो, यूएसए का देख लो, यहाँ पे भी देख लो। थर्ड थर्ड ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी जी कंसिडर्ड रियल राइट्स एज रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, इन मार्क्सिस्ट थॉट देयर वाज नो सच थिंग एज राइट्स विदाउट ड्यूटीज, और देयर इज नो सच थिंग एज ड्यूटीज विदाउट राइट्स, ये भी सही है। रिजिड है, अगर आपको ये काम मिलेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अगर आपको वरना पैसा नहीं मिलेगा काम नहीं किए तो। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। चलो लेट्स गो टू द 49 क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट प्रियम्बल भी बोलता है, फंडामेंटल राइट्स भी बोलता है, और डीपीएसपी भी बोलता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस हो गया ना प्रियम्बल में, तो all the three are correct. That's answer D. Coming on to question number 50. Which of the following statements are correct? Rights are claims of state. नहीं, ये rights claims of citizens है, against state, तो ये गलत है। Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. हाँ, privileges to certain sections वगैरह बता सकते हैं, साइड में रखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स, हाँ यहाँ पे ना, राइट्स ऑफ क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, तो आंसर इसका सी है, ये नहीं है। अगर ये न होता थर्ड ऑप्शन तो हम बी के ऊपर फोकस कर देते, लेकिन थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट मेनी, नहीं, ये माइनॉरिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, सिर्फ राइट्स के ऊपर नहीं, तो ये भी नहीं है। तो चलो, फोरम एस थर्ड टेस्ट सीरीज खत्म हो गया, तो कल फोर्थ करेंगे।